प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। और कक्षा 8वीं से आप 9th में आए हैं। आपको कक्षा 9th में आने पर बहुत खुशी हुई होगी, अच्छा लग रहा होगा। आप घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और घर पर ही रह करके लॉकडाउन की वजह से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे। मैंने आपके सोशल साइंस का फर्स्ट सब्जेक्ट चुना था, इतिहास हिस्ट्री सुना था, जिसके 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। वो आपने घर पर रह करके याद कर लिए होंगे। और पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पार्ट था, डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये भी मैंने आपको करा दिया था। ये भी आपने याद कर लिया होगा, नहीं किया तो आप मेरी वीडियो को देखें। हमने वीडियो आपके ग्रुप में डाल दी है और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको हम जोड़ लेंगे और आप भी जुड़ने की कोशिश करें। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो कि सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। और इस इकोनॉमिक्स, आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि पालमपुर उत्तर प्रदेश में है या बिहार में या हरियाणा में, कोई ये तो पालमपुर गांव एक, जैसे फिल्मों में जैसे नायक और नायिकाएं होती हैं, जो पात्र होते हैं, ऐसे ही ये मतलब कल्पना की गई है। सत्य नहीं है कि भाई पालमपुर गांव कहीं है, ये कल्पना है कि एक पालमपुर गांव था। और पालमपुर गांव में ज्यादातर जो लोग थे भाई, हालांकि सभी तरह के थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे और अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग भी थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि के कार्यों में लोग लगे हुए थे। तो इस तरह से वहां के लोग ये ध्यान रखना, पालमपुर गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर टिकी हुई थी। कृषि बहुत अच्छी थी, भूमि उपजाऊ थी, अच्छी फसल होती थी। लेकिन भाई कुछ ऐसे भी थे जो लैंडलेस थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, और कुछ ऐसे भी किसान थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, लैंड लॉर्ड्स जिनको बोलते हैं, जिन पर अपनी खेती संभलती भी नहीं थी, जो मजदूरों से खेती करवाते थे, कृषि का काम करवाते थे। और कुछ लोग मिडिल फार्मर्स, यानी कि जिनको हम मध्यम किसान बोलते हैं, यानी कि जिनके पास खेती थी, गुजारे लायक जिनके पास खेती थी, जिनको अनाज दूसरों से नहीं मांगना पड़ता था, दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, तो ऐसे किसान भी थे जिनके पास भूमि थी। और कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल भूमिहीन थे, वो बेचारे दूसरों के खेतों में काम करके या कोई और काम धंधा करके खेती बाड़ी करते थे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, और कुछ जैसे भाई एग्रीकल्चर के अंदर तो खेती बाड़ी, पशुपालन वगैरह आ गया, और कुछ नॉन कृषि से संबंधित, जिनको हम नॉन एग्रीकल्चर वर्क बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, जो अकृषक क्रियाएं हैं, वो हैं आपकी, जैसे कि भाई शायद कोई दुकान खोल लेना, शॉपकीपर जो होते हैं, किसी भी चीज की दुकान खोल के बैठ जाते हैं आजीविका कमाने के लिए। रिक्शा चलाते हैं गाँव के अंदर, बैलगाड़ी हुआ करती हैं, ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो जीविका का साधन बनते हैं। बहुत से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सुनार होते हैं, और कुछ धोबी होते हैं, जो कुछ रंगसाज होते हैं, जिनको अपनी आजीविका का साधन बना लिया करते हैं। तो इस प्रकार के अन्य व्यवसाय में लोग गांव के अंदर लगे हुए होते हैं, जो अन्य काम धंधा, कृषि के अलावा अन्य काम धंधा करके जो लोग अपना जीवन बसर करते हैं। तो उस समय प्यारे बच्चों देखिए, आपका ये जो पार्ट है इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में हम धन, जमीन, जायदाद, मनी की बात करेंगे। और भाई मनी तो मनी है, मनी जिसके पास होगी वो सब तरह से खुशहाल होगा, प्रसन्न होगा, और जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, पैसे की कमी है, तो भाई उसका तो बुरा हाल होना ही होना। तो आजकल महंगाई के जमाने में भाई पैसा जरूर चाहिए, और पैसा कब आएगा, जब हम मेहनत करेंगे, कोई काम करेंगे। भाई हमारे पास खेती बाड़ी नहीं है, कृषि नहीं है, तो हम कोई और काम धंधा करें। नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस यदि हमारे पास नहीं है, तो बहुत सारे काम धंधे हैं यदि हम करना चाहें तो पैसा किसी भी ढंग से कमाया जा सकता है और
पैसा हमें अपनी आजीविका के लिए, गुजर बसर करने के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, चलाने के लिए हमें पैसा जरूर कमाना चाहिए। तो देखिए, भौतिक पूंजी होती है, ये दो तरह की होती है प्यारे बच्चों। भौतिक पूंजी एक तो होती है स्थायी पूंजी और एक होती है आपकी कार्यशील पूंजी। तो जो स्थायी परमानेंट, जो स्थायी पूंजी है कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, उसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें देखो औजार, मशीन और भवन आते हैं। स्थायी पूंजी में कौन कौन से आते हैं? औजार, मशीन और भवन। भाई हम कोई काम करेंगे तो मशीनों से करेंगे, औजारों से करेंगे। मशीन एक बार खरीद लिया हमने तो वो स्थायी है, वो कभी कोई 10 साल या 10 साल या 5 साल पीछे उसमें कोई खराबी आएगी या टूटेगी, वो अलग बात है। भवन एक बार बन गया तो स्थायी बन गया भवन। तो ये कई वर्षों तक प्रयोग इन मशीनों का, भवनों का, औजारों का हम कई वर्षों तक लगातार इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। एक है आपकी कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी में बच्चों जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो कच्चा माल है वो आता है, और मनी यानी कि पैसा, मुद्रा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नगद मुद्रा बोलते हैं। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा ये आपकी कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम इनका उत्पादन करते हैं, जब हम इनको खर्च करते हैं, तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ये क्या है? क्रियाशील यानी कि कार्यशील पूंजी है। एक बार हमने इनको शुरू कर दिया खर्च करना, या इनको जो इन चीजों के उत्पादन में हमने इनको खर्च करना शुरू कर दिया, तो ये समाप्त हो जाती है। इसलिए हम इनको कार्यशील पूंजी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, भौतिक पूंजी जो है वो दो प्रकार की हुआ करती है, एक तो स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। अब ज्यादातर इस पाठ में आपके देखिए भारत के जो 2-3 राज्य हैं, वो सर्वप्रथम जहां हम इसमें इस पाठ में पालनपुर जो गांव है, ज्यादातर कृषि का काम करते थे लोग, खेती बाड़ी में लगे हुए थे। और जो जैसे कि आपका पंजाब, भाई भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां सबसे पहले आधुनिक कृषि के तरीके अपनाए गए? भाई पहले बैलगाड़ियों से खेतीबाड़ी करते थे, हल चलाया करते थे, लेकिन सबसे पहले भारत के 2-3 राज्य हैं, 2 राज्य हैं, एक तो पंजाब, आपका पंजाब और हरियाणा, और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट हैं पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां सबसे पहले इन्होंने आधुनिक तरीके, खेती करने के आधुनिक तरीके अपनाए। तो ये प्यारे बच्चों, जैसे खेतों में सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया गया। भाई पहले ज्यादातर लोग सिंचाई यानी कि वर्षा पर निर्भर रहते थे जो किसान होते थे, लेकिन नलकूपों का प्रयोग करने लगे किसान। HYV और अच्छे बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने लगे, ताकि खरपतवार फसल के साथ ना हो, और जो कीटनाशक दवाइयों से जो रोग है फसल को कोई कीड़ा नहीं खा जाए। तो ऐसी चीजों का प्रयोग भी ये जो पंजाब है, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान वो करने लगे, ताकि फसल अच्छी हो और ज्यादा से ज्यादा हो। और उसके ज्यादा और बड़ी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बात क्या है कि ट्रैक्टर आ गई, हर काम मशीनों से होने लगा। ये आधुनिक कृषि करने के क्या है? आधुनिक तरीके हैं। फसल को ज्यादा अच्छी बनाने के लिए, ज्यादा पैदा करने के लिए मशीनें लोग खरीदने लगे, ट्रैक्टर खरीदने लगे, जुताई बुवाई की मशीनें आ गई, कटाई की मशीनें आ गई। तो इस प्रकार कहने का मतलब है हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि करने के आधुनिक तरीके अपनाए गए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो आपका पाठ है, ये पालनपुर, तो ये इसमें भी आगे चल करके नए खेती करने के तरीके अपनाए गए। तो रासायनिक, जैसे कि अभी बता रहे थे हम, रासायनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा आपके इस चैप्टर में, कि भाई खेती में जिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, आज भी हम रासायनिक
उर्वरक जो है उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होने वाली हानियां कौन कौन सी, उन हानियों का वर्णन कीजिए। तो रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानियां, बहुत सारी हानियां हैं। सबसे पहली हानि कौन सी है कि भाई इनका अधिक उपयोग करने से जो खेती की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि उपजाऊपन, जो धरती होती है, जो खेत होते हैं, जो जमीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी उर्वरता कम हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। दूसरी बात, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग करने से खनिज, मिट्टी से जो खनिज है वो मिट्टी से निकल करके कहाँ चले जाते हैं, तालाबों में, नदियों में हैं, और जो भौम जल होता है, जो धरती के अंदर जो जल होता है उसमें चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, तालाबों में चले जाते हैं। तो इस तरह से भौम जल, नदियों और तालाबों का पानी प्रदूषित हो जाता है अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से। एक इनका प्रयोग करने से चीजों की जो शुद्धता है वो खत्म हो जाती है, क्वालिटी खत्म हो जाती है, क्वालिटी डाउन हो जाती है, और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इनको खाने से जब हम ज्यादा से ज्यादा रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे खाने पीने की चीजों में भी असर डालेंगे, जो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। तो इससे हमें पेट से संबंधित कई बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, रासायनिक उर्वरकों से होने वाली बहुत सारी हानियां हैं, इसलिए हमें या किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और ना करें तो और भी अच्छा है। पालमपुर जो गांव है उसमें मैंने बताया था कि कुछ जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में भी लगे हुए थे। हम कृषि की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके जो लैंडलेस थे, जिनके पास जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, तो वो कुछ और कार्यों में लगे हुए थे पालमपुर गांव के लोग। तो कौन से काम थे वो, जैसे कि भाई कुछ लोगों ने डेयरी खोल रखी थी। डेयरी जैसे भाई पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता था आपका, वो है रायगंज। कौन सा गांव है? 3 किलोमीटर दूरी पर रायगंज। तो पालमपुर गांव के लोग दूध ले जाते थे, और वहां दुग्ध सेंटर था। क्या था वहां? दुग्ध सेंटर। तो वहां मतलब डेयरी हुआ करती थी, वहां वो दूध को बेचने के लिए जाते थे, इकट्ठा किया जाता था, और वहां के जो डेयरी के जो मालिक होते थे, जो लोग होते थे, जो कर्मचारी थे, उस दूध को इकट्ठा करके आगे वहां शाहपुर एक गांव पड़ता है इधर आपके रायगंज से आगे, तो वहां एक छोटा सा कस्बा है भाई पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर आपका रायगंज है, और रायगंज से कुछ ही दूर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, कौन सा? शाहपुर। तो शाहपुर में ले जाते थे। तो इस तरह से लोग दूध बेच करके, अन्य काम धंधा करके, डेयरी खोल करके अपना काम करते थे। कुछ लघु और कुटीर उद्योग भी लोगों ने कृषि के अलावा कुछ लघु और कुटीर उद्योग भी लगा रखे थे। लघु कुटीर उद्योग जैसे घरों में कुछ लोग काम करते थे, वो 50 से मतलब कम लोग भी निर्माण कार्य में लगे हुए थे। छोटे छोटे काम धंधा करते थे, जैसे गुड़ बनाना, गन्ना पेरने की मशीनें लोगों ने लगा रखी थी, और परिवहन ट्रांसपोर्ट जैसे रिक्शा हुआ करते थे और बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो इस तरह से लोग अलग अलग काम धंधों में लगे हुए थे। दुकानदार हुआ करते थे। पालमपुर गांव में कुछ लोग दुकानदारी भी किया करते थे, दुकानों में अपने ये जो शाहपुर है वहां से सामान लाते थे शहर से, कस्बे से, और गांव में उसको बेच देते दुकानों के माध्यम से। तो ये इस तरह से अलग अलग कामों में लोग लगे हुए थे। और जो उत्पादन है, मेन बात क्या है, उत्पादन से क्या अभिप्राय है? जो प्रोडक्ट है उत्पादन है, और उत्पादन के साधन कौन कौन से, उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, उत्पादन जो उपयोगिता है, उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से है, यानी कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से है जो जिनका उत्पादन करना होता है। जिनका उद्देश्य क्या है? सेवाओं के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई जो आवश्यकता है जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना उत्पादन कहलाता है। जैसे कैसे कौन कौन से साधन है? नंबर 1 भूमि, लैंड, यानी कि भाई भूमि में जैसे किसान लोग उत्पादन करते हैं अच्छे बीज खाद डाल करके। ये जो भूमि है ये प्राकृतिक संसाधन है, जल वन खनिज इसमें भूमि में सभी शामिल होते हैं।
तो ये संसाधन का ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सोर्स है भूमि। दूसरा है आपका श्रम। भाई हम मेहनत करके, जो मजदूर हैं मेहनत करके अन्य लोगों के लिए, अपने लिए तो उत्पादन करते ही करते हैं। भाई छोटे कारखाने हैं, लघु उद्योग है, चाहे वो भूमि है चाहे वो खेती है, सभी में लोग बराबर मेहनत करके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी उत्पादन करते हैं। और जो भौतिक पूंजी है, जैसे कि भाई औजार, मशीन, भवन वगैरह, और आपका ये कच्चा माल, नगद मुद्रा, ये इसमें भौतिक पूंजी में शामिल होते हैं। मानव पूंजी में भाई मानव है, मानव पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है। जब मानव ही नहीं होंगे तो और सारी और जो बाकी बातें हैं वो बेकार हैं, बाकी की जो चीजें वो आएंगी कहां से। तो मानव जो है सबसे बड़ी संपत्ति है देश की, मानव पूंजी। क्योंकि मानव नहीं होंगे तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा, खेती में काम कौन करेगा, दुकान कौन लगाएगा, और दूध की डेयरी कौन चलाएगा। तो मानव पूंजी ये जो सबसे बड़ी है, ज्ञान और उद्यम के लिए ये बहुत ही जरूरी है मानव पूंजी। किसी भी बिक्री के उत्पादन के लिए, चाहे वो भूमि हो चाहे दुकान हो, तो इसके लिए मानव पूंजी का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये उत्पादन है प्यारे बच्चों, भूमि, श्रम उत्पादन के साधन है, भूमि, श्रम और आपका ये मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। तो ये आपसे ये जो 3-4 बातें हरित क्रांति के बारे में इस प्रश्न में आ सकता है। भाई ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, अच्छे बीज खाद डाल करके हम हरित क्रांति अपने देश में ला सकते हैं। और हरित क्रांति का बहुत बड़ा महत्व प्यारे बच्चों। हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो जाती है और भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है आजकल हरित क्रांति की वजह से। कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं वो तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। और तो इस तरह से जो कौन कौन सी भाई गैर कृषि क्रियाएं हैं, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानियां आपको याद रखनी है। और आपको भाई पालमपुर गांव कहाँ है, कितने मतलब इसके आसपास के जो पालमपुर गांव है ये बहुत बढ़िया सेटलमेंट था, अच्छी जगह पर था, पक्की सड़कें थी, किसी प्रकार को आने जाने में लोगों को परेशानी नहीं होती थी, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। पालमपुर गांव के जो आसपास गांव थे, जैसे रायगंज है या इधर आपका छोटा सा कस्बा शाहपुर है, आने जाने के लिए यानी कि सड़कें थी जो एक दूसरे से टच थी। तो बहुत अच्छा सिस्टम था पालमपुर गांव का, लोग खुशहाल थे और शांतिपूर्वक लोग अपना जीवन बसर या गुजर बसर पालमपुर गांव के लोग गांव के अंदर कर रहे थे। लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, शांति प्रिय गांव था। तो इस गांव की कहानी आपको याद करनी है और इस तरह से छोटा सा पाठ है, इसको आप याद करेंगे। आज मेरे लेक्चर्स को ध्यान से आप सुने, पढ़ें, पालमपुर गांव की कहानी, ये बहुत कहानी की तरह पढ़ें और इसे याद करें। खेती के बारे में कृषि के बारे में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो ये आप इस पाठ को आप याद करेंगे, होमवर्क करेंगे घर पर रह करके। आसान पाठ है और फिर अगली बार जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आगे हम कोई पाठ लेकर के आएंगे या आपकी इस बार हम जियोग्राफी का पहला पाठ लेकर के आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मेरी आप सभी से नमस्कार।